सामने पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन से इलेक्ट किया जाता है? मैम पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेटिक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कंट्री को रन करने के लिए इलेक्शन करते हैं मैम। किसने दिया है जवाब? नाम तो बताओ। शोएब, यस मैम। आप ही ने दिया है जवाब? या मैम कैन यू प्लीज रिपीट? ये आंसर पॉलिटिकल पार्टीज और ग्रुप ऑफ पीपल किसने दिया है? ग्रुप ऑफ डेमोक्रेटिक। मैम ये मैंने ही दिया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। लुक, पॉलिटिकल पार्टीज, अभी हमारी कंट्री में दो मेजर लीडिंग पार्टीज हैं, लाइक नेशनल लेवल पार्टीज जिनको बोलेंगे, वो है बीजेपी एंड कांग्रेस। एवरीवन वुड नो इट, करेक्ट? पॉलिटिकल पार्टीज एक्चुअली जो फर्स्ट पॉइंट है, जो अगर, क्योंकि सारी की सारी पार्टीज हैं, सारी की सारी पार्टीज एक अब वापस खुद ही पावर में आना चाहती है, करेक्ट? तो उनको अलग क्या बनाता है? अलग बनाता है उनकी आइडियोलॉजी, ठीक है? हर एक पार्टी का एक आइडियोलॉजी होता है, ये उनको दूसरों से डिफरेंट बनाता है। मेजर हम सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी बनाते क्यों हैं, फिर ये जानेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है। पॉलिटिकल पार्टी इसलिए बनाते बिकॉज एवरीवन कैन नॉट गो एंड रन द कंट्री, करेक्ट? सारे के सारे लोग कंट्री में जाकर के क्या कंट्री चला सकते हैं? नहीं चला सकते। They will have to select a few people who will run the country on their behalf. So political parties are the group of democratic people. ये एकदम सही बात है, क्योंकि डेमोक्रेटिकली इलेक्शन के थ्रू इलेक्टेड लोग हैं वो लोग, इसीलिए बोलेंगे कि दे आर ग्रुप ऑफ डेमोक्रेटिक पीपल। वो क्या करते हैं? दे रन द कंट्री ऑन बिहाफ ऑफ सिटीजन्स, ठीक है? So political parties are nothing but the group of people who make government and they run the country on behalf of people of country. हर कंट्री के लिए यही चीज वैलिड है, क्योंकि हम खुद नहीं कर सकते, हम खुद कंट्री रन नहीं कर सकते। सो वी विल व्हाट विल डू, वील गिव देम वोट, इलेक्शन होगा, जिन्हें चूज करेंगे वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे। इन अ वे दे विल बी आवर सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट, देन दे विल गो एंड रन द कंट्री। अब ऐसे ग्रुप को हम पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज हम बनाते नहीं हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में खुद ही वो लोग आ जाते हैं जो इस तरह के एम्स या ऑब्जेक्टिव्स को रखते हैं अपनी जिंदगी में, करेक्ट? ये पॉजिटिव कॉनोटेशन है कि पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने वाला इंसान, उसके दिमाग में क्या है? he wants to go to a position जहां पर पावर हो, then he wants to run the country for the greater good, ताकि लोगों का भला हो सके, करेक्ट? ये पॉलिटिकल पार्टी बनाने के पीछे का रीजनिंग है। अब भला करने के तरीके अलग अलग हैं। कुछ पार्टीज होती है जिन्हें हम बोलते हैं, ये अभी समझा रही हूँ, अभी पीडीएफ पे नहीं गई। कुछ पार्टीज होती है जिन्हें हम बोलते हैं सेंटर पार्टी। सेंटर पार्टी का मतलब ये है दैट दीज पार्टीज are considered to be the most secular party and they are the representative of all the sections, correct? क्योंकि ना तो वो लेफ्ट की तरफ झुकी हुई है, ना वो राइट की तरफ झुकी हुई है, वो सेंटर पार्टी है। सेंटर पार्टीज का फोकस बहुत ज्यादा कल्चर पर नहीं होता है, ना तो वो बहुत ज्यादा फोकस अमीरों पर करती है, ना बहुत ज्यादा फोकस गरीबों पर करती है, ना बहुत ज्यादा फोकस इंडस्ट्रीज पर है, ना फार्मर्स पर है। एवरीथिंग इज इन बैलेंस। इट इज अ सेक्युलर पार्टी विच टेक्स इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पीपल इनटू अकाउंट। ये सेंटर पार्टी है। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के रेफरेंस में सेंटर पार्टी हमेशा से कांग्रेस को माना जाता है। एटलीस्ट कांग्रेस तो ऐसा ही कहती है कि वो सेंटर पार्टी है। इट इज नॉट अ हिंदू पार्टी, नॉर इट इज अ माइनॉरिटी पार्टी, ठीक है? या माइनॉरिटी बेस्ड, माइनॉरिटी का जो माइनॉरिटी प्रोटेक्टिव होते हैं या उनके इंटरेस्ट को जो कंसिडर करते हैं। अब अगला है फेरी है, हमारी कौन सी पार्टी सेंटर है कौन सी नहीं है ये हमें जानना नहीं है, ना पूछा जाए। अगला है राइट विंग पार्टी। राइट विंग पार्टी हिस्टोरिकली थोड़ी कंजर्वेटिव मानी जाती है। कंजर्वेटिव का मतलब होता है ऐसे लोग जो सोसाइटी में कल्चर में चेंज नहीं चाहते। यही रीजन है कि आप बीजेपी के जब भी इलेक्शन मैनिफेस्टो देखोगे सो दे टॉक अबाउट राम मंदिर, ये वो, समझ रहे हो? बिकॉज दीज पार्टी दे बिलीव इन कंजर्विंग देयर कल्चर। वो लोग ऐसे, अगर यूएस में भी चले जाओगे तो वहां का राइट विंग भी ऐसा ही है
जो वहाँ का लोकल कल्चर है वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। सेम चीज जर्मनी में, सेम चीज इंग्लैंड में, एवरीवेयर इट इज करेक्ट, बिकॉज ये ओवरऑल पूरे वर्ल्ड को मिला करके ये डिवीजन है पार्टीज का, कि जो राइट विंग पार्टीज होती है, राइट विंग पार्टीज कल्चर को बहुत प्रिजर्व करती है, एट द सेम टाइम राइट विंग पार्टीज इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा फोकस करती है। राइट विंग पार्टीज जनरली इट इज कंसिडर्ड कि उनका पूरा का पूरा फोकस इट इज ऑन दी डेवलपिंग हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट, करेक्ट। तो अचानक से जब इस तरह की पार्टीज पावर में आएंगी ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं भी यू वुड सी कि बहुत ज्यादा सड़कें बन रही है, बहुत ज्यादा मेट्रो बुलेट ये वो बना दिया उन्होंने, उसके साथ में वो बहुत ज्यादा एडमेंट होते हैं अपने रिलीजियस व्यूज को लेकर के, दे आर नॉट दैट मच सेक्युलर इन अ प्रैक्टिकल वे। फिर आती है लेफ्ट विंग पार्टी। लेफ्ट विंग पार्टी हमने 9th में रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा है, कम्युनिज्म पढ़ा है, सोशलिज्म पढ़ा है, करेक्ट। सो लेफ्ट विंग पार्टीज आर द पार्टीज विच आर दी प्रो वर्कर पार्टी, और राइट विंग पार्टीज आर द पार्टी विच आर दी प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट पार्टी। ठीक है, ये अंबानी अडानी का इतना जो ब्लेम लगाते हैं बीजेपी के ऊपर, क्यों लगाते हैं? बिकॉज इन अ वे दे नो कि इट इज अ राइट विंग पॉलिटिक्स, जहां पर हाई इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई चीजों पर और टेक्नोलॉजी पर और कॉर्पोरेट वर्ल्ड पर फोकस है। तो राइट विंग पार्टी सेड टू बी द एलिटिस्ट या फिर प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट पार्टी, लेफ्ट विंग पार्टीज प्रो वर्कर पार्टी या प्रो लेबर पार्टी। लेफ्ट विंग पार्टी इंडिया में तो सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका एम एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट है। अब कम्युनिज्म और माओइज्म ऑलमोस्ट सिमिलर है। चाइनीज एक लीडर है माओ, उन्होंने जो अपनी आइडियोलॉजीज चाइना में लगाए उसको उन लोगों ने मायोनिज्म नाम से कहना शुरू किया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमें ये जानना है कि लेफ्ट विंग पार्टी क्या करेगी। लेफ्ट विंग पार्टी वर्कर्स के हितों के बारे में सोचेंगे, वो बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे। वो चाहते हैं कि जो वर्कर लोग हैं उनके पास रिसोर्सेज रहे, उनके पास पावर रहे, और वो ज्यादा फोकस, जैसे झारखंड में अगर कोई माइंस खोदने जाए, मिनरल निकालने जाए, तो लेफ्ट विंग पार्टी उसका अपोज करेगी, क्योंकि उनको लगता है कि आपने वर्कर्स का जो उनका एरिया है वहां से मिनरल निकाल के आप ले गए। तो प्रो लेबर पार्टी लेफ्ट विंग पार्टी मानी जाती है। लेफ्ट विंग पार्टी जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करती है वो सोशलिज्म और कम्युनिज्म होता है। सेंटर की पार्टी इन सारी पार्टीज का बैलेंस है, वो सेक्युलर पार्टी है, उसको किसी ना तो इंडस्ट्रियलिस्ट के तरफ ही पूरा है ना तो उनकी तरफ ही पूरा है, ठीक है। अब उसके अलावा कुछ पार्टीज ऐसी होती है जो ये तीन विचारधाराओं में हमेशा आइडियोलॉजीज में बटी हो जरूरी नहीं है। जो पार्टी अपने पर्टिकुलर स्टेट, अपने पर्टिकुलर रीजन के कल्चर को डेवलप करना चाहे उसको रीजनल पार्टी कहते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की जो पार्टी है, उनका स्लोगन से लेके एवरीथिंग इज इन बांग्ला ओनली, करेक्ट। तो जो रीजनल पार्टी होती है वो रीजनल कल्चर पे, रीजनल लैंग्वेज पे, ठीक है, रीजनल इश्यूज पे डील करते हैं। उनको हाई लेवल करेंसी, बैंकिंग, जो नेशनल लेवल इंटरेस्ट, डिफेंस, ये सब नहीं। रीजन के अंदर क्या प्रॉब्लम है, वाटर का प्रॉब्लम है, किसी क्या इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम है, जो लोकल इश्यूज है उनको जो पार्टी ज्यादा तरीके से फोकस करती है वो है रीजनल पार्टी। फॉर एग्जाम्पल, जो पार्टी सेंटर पे बैठी होगी वो ये भी सोचेगी कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया का क्या इमेज जा रहा है, करेक्ट। जो पार्टी केवल वेस्ट बंगाल के बारे में या केवल झारखंड के बारे में या केवल तमिलनाडु के बारे में सोच रही, क्या वो इस चीज से कंसर्न है कि इंडिया का फॉरेन रिलेशंस कैसा है? नहीं कंसर्न है। यही डिफरेंस है एक नेशनल लेवल पार्टी में और एक रीजनल लेवल पार्टी में, ठीक है। रीजनल हम आपने बताया था एक लेफ्ट विंग पार्टी होता है और एक राइट विंग पार्टी होता है। मैम आप उन दोनों की आइडियोलॉजी एक बार वापस बता सकते हो प्लीज? हाँ, मैंने बहुत ब्रीफ में डिस्कस किया है कि राइट विंग पार्टीज आर कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब दे विल कंजर्व या प्रोटेक्ट कल्चर, फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है, राइट विंग पार्टीज आर सेड टू बी टेक्नोलॉजी ड्रिवन, बहुत ज्यादा हाई फोकस है, ठीक है, हाईटेक टेक्नोलॉजी ड्रिवन पार्टीज। थर्ड है, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा, मैम अगर राइट विंग पार्टी अपने कल्चर को बचाती है मैम, तो वो इतना फास्ट डेवलपमेंट क्यों करना चाहती है? कल्चर को बचाने का ये मतलब थोड़ी ना दैट यू डोंट वांट टू डेवलप। कल्चर बचाने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल अभी जर्मनी में जो
मेन पार्टी है, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, बट वो बोलते हैं कि जर्मन्स आर द बेस्ट, दे आर द बेस्ट रेस इन द वर्ल्ड। तो क्या वो कंजर्वेटिव नहीं है? जो सबको इक्वली नहीं मान रहे तो वो तो कंजर्वेटिव ही है। बट एट द सेम टाइम अगर टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो जर्मनी आई थिंक इट इज द बेस्ट मॉडल फॉर ऑल दी, जितना रोबोटिक्स वगैरह है सारी चीजें उनके यहाँ, तो बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारी फैक्ट्रीज में अब पूरा ही ऑटोमेशन हो चुका है, शू मेकिंग तक ऑटोमेटेड है उनका, मैनुअल लेबर बहुत कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ डिफरेंट पॉइंट, थिंकिंग इज अ डिफरेंट पॉइंट। मैं बात थिंकिंग की कर रही हूँ कि राइट विंग पार्टीज क्या, तो इंडिया में सोच के बताओ कौन कौन सी होगी राइट विंग पार्टी? सोचो। बीजेपी। और Ma'am, can you repeat the question? कैन यू थिंक एंड टेल मी कि कौन कौन सी, इतने सारे पार्टीज के नाम सुने जरूर होंगे, कौन सी पार्टी राइट विंग है इंडिया में जो थोड़ी कंजर्वेटिव है, अपने कल्चर को लेके प्रोटेक्टिव है। दूसरी तरह से ये पार्टी मैंने बोला है कि प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट भी होती है। सोचो। मैम कांग्रेस। और मैम आप आम आदमी पार्टी। नहीं, आम मैम आदमी पार्टी BSP। आई फाइंड इट अ सेंटर, बट हाँ बीएसपी। अब एक चीज समझे नहीं, राइट देखो कम्युनिज्म, अभी मैंने जब बोला कि राइट विंग पार्टी इज अ कंजर्वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव का मतलब है अपने कल्चर अपने ट्रेडिशंस को अच्छा समझना, उस पर गर्व करना। बीजेपी इज वन एग्जाम्पल, ठीक है। अगली पार्टी क्या हम शिवसेना ले सकते हैं? शिवसेना का नाम सुना है? यस मैम। Yes, ma'am. इज ऑल्सो अ राइट विंग, आपको अलग से ही दिख जाएंगे, ये लोग अलग से ही दिख जाते हैं। जिस पार्टी में तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो वो ही राइट विंग पार्टी हो सकती है। और मैम तृणमूल कांग्रेस को भी तो कह सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस नहीं, राइट विंग नहीं है तृणमूल, इट इज मोर कनेक्टेड टू द आई थिंक कम्युनिज्म साइड। ये कभी इनको अपने बारे में सोचते हुए चिल्लाते हुए देखा है इंडिया में? और चीजें आई थिंक कम, और सारी जो पार्टीज हैं उनके नाम इतने ज्यादा पता नहीं है। शिवसेना और बीजेपी, उसके अलावा एक पार्टी है शायद तुम लोगों ने उसका नाम सुना हो या नहीं, बीच में बहुत न्यूज में, शिरोमणि अकाली दल। अकाली दल है पंजाब में। दिस पार्टी इज ये समझते हैं कि ये सिख लोगों की जो कल्चर होता है ना, अकाली दल की सरकार चल रही थी अभी इनका, जब मतलब ठीक है इतना पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करना है। कुल मिलाकर के ये दो मेन पार्टी, उसके अलावा विश्व हिंदू परिषद, ये तीन पार्टीज हैं, इनके नाम आप राइट विंग में लिख सकते हैं, ठीक है। शिरोमणि अकाली दल फेमस इसीलिए है क्योंकि खालिस्तान मूवमेंट जो चलता है, बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि अकाली दल उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। मैम इंडियन नेशनल कांग्रेस हो सकता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस इज अ सेंट्रल पार्टी, इट्स नॉट अ लेफ्ट विंग, अप इट्स अ सेक्युलर पार्टी। ओके। राइट विंग पार्टी में सबसे बड़ा एग्जाम्पल बीजेपी का है, दूसरा एग्जाम्पल है शिवसेना, तीसरा है विश्व हिंदू परिषद, चौथा है शिरोमणि अकाली दल पंजाब में है, ठीक है। इसका फीचर मैंने ने पूछा था, फिर से बता देती हूँ। फर्स्ट फीचर इनका ये है कि ये कंजर्वेटिव होते हैं। कंजर्वेटिव के आगे प्राइड इन कल्चर, अपने कल्चर पे बहुत प्राइड है इनको, बहुत गर्व है। दूसरा इनका फीचर होता है कि दे आर एंटी कम्युनिज्म, कम्युनिज्म की फिलोसफी में बिलीव नहीं करते। यानी किस में बिलीव करते हैं? ये मेरिटोक्रेसी में बिलीव करते हैं, जिसने ज्यादा कमाया उसके पास ज्यादा होना चाहिए। यानी ये इन अ वे रिच लोगों को सपोर्ट करते हैं कि अगर आपने, कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्टिक होते हैं, करेक्ट। तो ये क्योंकि ये एंटी सोशलिज्म है, एंटी कम्युनिज्म है, तो एक कैपिटलिज्म की तरफ ज्यादा फेवर है इनका, ऐसा माना जाता है। क्योंकि इस बात में बिलीव नहीं करते कि एक ने कमाया सब में बंटना चाहिए, नहीं। तो राइट विंग इज कैपिटलिस्टिक, ठीक है। थर्ड पॉइंट राइट विंग में ये है दैट दे आर इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। चलो ये तीन पॉइंट लिखते हैं। अगला है लेफ्ट विंग पार्टीज,
ठीक है। लेफ्ट विंग पार्टीज आर प्रो पुअर, प्रो लेबरर्स। मैम मतलब ये पुअर पीपल एंड देन लेबर कम्युनिटी पे ज्यादा फोकस रखते हैं। करेक्ट करेक्ट। लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स है वो वैसे लोगों को लेते हैं जो कंपैरेटिवली दूसरों के रिलेटिव कंपैरेटिवली डिप्राइव्ड है, वो दूसरों से दबे कुचले हैं। जैसे सारे दबे कुचलों को उठा लो, बेगर्स को, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लेबर काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन में जो लेबर काम करते हैं, फार्मर्स है, ट्राइबल्स है, तो ऐसे लोग जो सोसाइटी में शेड्यूल कास्ट है उनको भी रिप्रेजेंट करने चले जाते हैं, समझ गए। जो लोग दूसरे के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली हमेशा से हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड रहे हैं, उनको ये डिनोट करते हैं, ठीक है। मैम एक क्वेश्चन है मैम, अगर लेफ्ट विंग पार्टीज जो हैं वो ऐसे द प्रिविलेज लोगों को वो करती है, फोकस रखती है अपना, एंड वो लोग तो ज्यादा पॉपुलेशन का परसेंटेज काउंट करते हैं मैम, फिर भी राइट विंग पार्टीज पावर में है मैम, ऐसा क्यों? बहुत अच्छी बात है, बट हाँ लेकिन राइट विंग आइडियोलॉजी लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट होगी ना, क्योंकि वो इंडियन कल्चर की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं, उसको ज्यादा प्रमोट करते नहीं, like it's a topic that is well understood through the field of economics. हमें तो प्रैक्टिकल सोचने में बहुत बढ़िया है कि ज्यादा लोग पुअर हैं, पर करे क्या गरीब आदमी, पैसा ही नहीं है उसके पास, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि जो लेफ्ट विंग पार्टीज है वो पावर में नहीं आ सकती है, बट इलेक्शन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फंडिंग, अ प्रमोशन, मीडिया हाउस, उनका पीआर एजेंसी है, पीछे क्या क्या चल रहा है। एक 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 तो वो एमएलए, एक एमएलए को अरबों अरबों रुपए दिए जा रहे जस्ट टू बी। अभी कांग्रेस में पूरा एमएलए लेकर के बैठ गए थे वो जाकर के अंदर एक रिजॉर्ट में। हाउ डू यू थिंक दे हैव मैनेज्ड टू डू दिस? they must have given a lot of money to each and every MLA, क्योंकि कांग्रेस जिस पॉइंट पे, तो पैसा बहुत है, केवल फेस वैल्यू नहीं है। तो इतना पैसा नहीं आता लेफ्ट विंग। लेबर को हर कोई सपोर्ट कर सकता है, लेकिन जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है वो नहीं, क्योंकि जो लेफ्ट विंग पार्टीज होती है दे आर एंटी कैपिटलिस्ट, समझ गए। उनका आइडियोलॉजी ऐसा है कि वो कैपिटलिज्म को बढ़ने नहीं देंगी। सोशलिज्म यही तो कहता है ना कि अमीरों के पास में जो पैसा है वो गरीबों की वजह से है, तो दे विल जस्ट थ्रो देम आउट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट देयर मनी, उनका पैसा ले लो। ये विचारधारा ऐसी है कि अमीर कभी भी फोकस करने नहीं आएंगे लेफ्ट विंग पर। तो आइडियोलॉजी अच्छी है लेकिन रिसोर्सेज नहीं है लेफ्ट विंग के पास। सो लेफ्ट विंग इज प्रो लेबर प्रो पुअर, ठीक है। प्रो लेबर कहना ज्यादा अच्छा होगा, प्रो पुअर तो क्या, पुअर कोई टर्म नहीं है। प्रो लेबर्स, प्रो और उसके अलावा प्रो पीजेंट्स की तरफ ज्यादा फोकस है, क्योंकि किसान भी गरीब रहते हैं, दलित की तरफ फोकस रहता है इनका। कम्युनिज्म, प्रो कम्युनिज्म, एंटी कैपिटलिज्म है ये पार्टी। जो लेफ्ट विंग पार्टीज हैं ये प्रो कम्युनिज्म, कम्युनिज्म की तरफ बोलते हैं, उनको लगता है ये वाली फिलोसफी एकदम सही दे गए हैं कार्ल मार्क्स, ठीक है। मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, माओइज्म और सोशलिज्म सारे सिमिलर टर्म्स हैं, समझ गए। जो मार्क्स ने बोला वो मार्क्सिज्म है, मार्क्स को थोड़ा मॉडिफाई किया लेनिन ने, लेनिनिज्म हो गया, थोड़ा और मॉडिफाई किया माओ ने, माओइस्ट बन गए, माओइज्म हो गया। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थैली के, ठीक है। सो ये प्रो सोशलिज्म एंटी कैपिटलिज्म है ये पार्टी, ठीक है। मैम समाजवादी पार्टी कह सकते हैं? समाजवादी पार्टी ने नाम तो सोशलिस्टिक ही रखा है। लालू सॉरी लालू कह रही हूँ, जो मैम इसमें बीएसपी हो सकता है? बहुजन समाज, हाँ ये सारे जो अब तुम लोग समझने लगो थोड़ी चीजें। इंडिया सोशलिस्टिक फॉलो पैटर्न को फॉलो करता है, इसलिए बहुत सारी जो रीजनल पार्टीज उन्होंने अपने में समाजवाद लगाया हुआ है, जस्ट टू अट्रैक्ट द पुअर पार्टीज। तो यस, बीएसपी इज प्रो पुअर पार्टी, बट अब उसका एजेंडा चेंज हो गया है, इट इज अ रीजनल यादव पार्टी। नाम वही है और काम भी वही सोच समझ के रखा होगा उन्होंने, क्योंकि बीएसपी जिन्होंने बनाई थी वो ही वॉज प्रो सोशलिस्ट, ठीक है। विचारधारा पे रखते हैं ना पार्टी का नाम। तो बीएसपी इज अ सोशलिस्ट पार्टी, कोई डाउट इसमें नहीं है, ठीक है। ओके मैम हाँ मैम वो जो ओवैसी की पार्टी है मैम, वो भी तो इसी में आएगी फिर? नहीं नहीं, वो माइनॉरिटी। और वैसे की पार्टी इट्स इट्स धर्म को हिंदी में रिलीजियस पार्टी, इट्स अ रिलीजियस पार्टी, इट्स नॉट प्रो पुअर, इट्स सेग्रीगेशन ना। अभी सारे मुस्लिम एक तरफ आ जाए, उसमें अमीर हो या गरीब एवरीबॉडी इज इंक्लूडेड, ऐसा नहीं बोल रहे कि अमीर मुस्लिम नहीं आएंगे। ओवैसी की पार्टी इज प्योरली रिलीजियस पार्टी, उसका माओइज्म सोशलिज्म से कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, हम तो राइट विंग भी काउंट नहीं कर सकते।
राइट विंग वो भी है, राइट विंग वो भी बहुत कंजर्वेटिव हैं। ओवैसी की पार्टी इज ऑल्सो राइट विंग पार्टीज, अभी थोड़ी ना कि राइट विंग पार्टी केवल हिंदुओं की बनेगी। मुस्लिम लीग वाज आल्सो राइट विंग पार्टी ना, मुस्लिम्स का कल्चर बेस्ट है, ये है वो है, तो राइट विंग पार्टी ओवैसी भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब ओवैसी को सिंस राइट विंग लेफ्ट विंग सब इंक्लूड कर ले, सारे मुस्लिम्स को ले गए ना, गरीब देखा ना अमीर, तो रिलीजियस पार्टी कहना ज्यादा अच्छा है उसको, क्योंकि वो केवल एक सेगमेंट को डिनोट करती है, केवल मुस्लिम्स को ही डिनोट करती है, किसी और को कोई मतलब नहीं है अमीर है या गरीब है। तो लेफ्ट विंग पार्टीज का एग्जाम्पल लिख लो, जो अपने राइट विंग में लिखा है उसका जस्ट उल्टा लिख लेना कि एंटी कैपिटलिस्टिक होते हैं और प्रो सोशलिज्म होते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये कम्युनिस्ट पार्टी है इंडिया में, मतलब लेफ्ट विंग पार्टीज है। CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ब्रैकेट में मार्क्सिस्ट, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट दूसरी पार्टी है, ये लेफ्ट विंग पार्टीज है। उसके अलावा छोटी छोटी और पार्टी भी हैं, एक अब इनका क्या नाम रखेगा इंसान, सत्यशोधक पार्टी, ये सब छोड़ो, 2 पार्टी है बहुत है, ठीक है। मैम 2 क्वेश्चन है। हाँ पूछो। मैम एक क्वेश्चन की जो हिंदू महासभा एंड ऑल इंडियन मुस्लिम लीग थी बैक इन 1947, मैम ये सारे राइट विंग में फॉर्म करते ना मैम, क्योंकि ये सब रिलीजियस बेसिस पे थे। Hindu Mahasabha is a right-wing party. All India Muslim League, said to be a secular party, was a religious party more or so, राइट विंग पार्टी, क्योंकि उन्होंने अपना जो कॉन्स्टिट्यूट जितने भी उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम्स के लिए मांगा, वो पार्टी मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट ज्यादा करती है, सो इट्स अ राइट विंग पार्टी। एंड मैम सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि पार्टी मतलब पार्टी एक इंसान नहीं है, पार्टी बहुत सारे लोगों से बनती है, तो ऐसा हो सकता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक राइट विंग पार्टी एक लेफ्ट विंग पार्टी बन जाए, एक लेफ्ट विंग पार्टी एक राइट विंग पार्टी बन जाए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये सही क्वेश्चन भी है। मतलब क्यों? क्योंकि कांग्रेस के लिए अभी, क्योंकि कांग्रेस इनिशियली इट वाज सेड टू बी अ सेंटर पार्टी, करेक्ट, मैंने एग्जांपल भी सेंटर पे ही दिया है। अभी ये डिबेट है इसलिए मैंने नहीं बताया, बट थ्रू द पीरियड ऑफ लास्ट 20 इयर्स, जब से ये सब चीजें ले आए हैं, मतलब जो इन्होंने मुस्लिम्स के जितने भी, जैसे जब उन्होंने ट्रिपल तलाक के बिल के लिए 1991 के टाइम पे मना कर दिया था, उनके रिजर्वेशंस थे, तो उन्होंने रिलीजियस सेंटिमेंट के नाम पे उनको छोड़ दिया था। तो मुस्लिम्स ने जितना भी डिमांड और इतने लंबे टाइम में कांग्रेस के सामने रखा है, कांग्रेस हैज बीन एक्सेप्टिंग ऑल ऑफ देम, चाहे सही हो या गलत। कभी भी उनके इंटरनल चीजों को रिफॉर्म करने का कोशिश कांग्रेस ने नहीं किया, करेक्ट, कि बुर्का मत पहनो, मतलब कुछ भी मॉडर्नाइजेशन का नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं हमारे मदरसे में ऐसा ही चलेगा, कांग्रेस ऑलवेज एक्सेप्टेड। तो इट इज सेड टू बी अ लेफ्ट विंग पार्टी राइट नाउ, कि कांग्रेस ने थ्रू द फेजेस ऑफ ऑल द टाइम, क्योंकि सेंटर पार्टी से शुरू किया, बट आते आते कॉम्प्रोमाइज की सरकार बना ली। अगर ओबीसी भी कहने जाते थे ना उसको, कांग्रेस को हमको रिजर्वेशन दे देना था। अगर तमिलियंस बोले जाते हमको द्रविड़ स्टेट दे देना था। जम्मू कश्मीर वालों ने मांगा हमको अलग कॉन्स्टिट्यूशन दे दे दिया उनको। तो ऐसी पार्टी जो हमेशा ही कॉम्प्रोमाइज पे और जितने भी सेक्शन है सोसाइटी के सबको ही कुछ भी मांगे देते ही चलती है, तो वो लेफ्ट विंग का ही पार्ट है। क्योंकि राइट विंग पार्टी का एक सिम्टम है ना मॉडर्नाइजेशन का, सो दे बिलीव इन यूनिवर्सलाइजेशन, जैसा एक रह रहा है वैसा सब रहना पड़ेगा, समझ गए? जैसे अभी बीजेपी की बहुत सारी ऐसी चीजें तो देख के लगता है कि नहीं एनरोलमेंट जरूरी है, सबके लिए आधार कार्ड मैंडेटरी है, वो एक आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं, वही उन्होंने सीखा है, वही उनको आता है। ये चीजें कांग्रेस कभी नहीं करती थी। अगर मुस्लिम बोलेंगे कि हमारे यहाँ आधार कार्ड बनाना मना है, तो नहीं बनाएंगे, कोई बात नहीं, जैसा चाहिए वैसे कर लो। तो कांग्रेस इज सेड टू बी द लेफ्ट विंग पार्टी राइट नाउ, क्योंकि कांग्रेस अब इतना ज्यादा दलितों पे मुस्लिम्स पे इतना ज्यादा फोकस कर दिया कि मेजर हिंदू का जो एजेंडा था उससे वो हट गई, तो वो लेफ्ट विंग बन गई। और लेफ्ट विंग पार्टी तो केवल एंटी कैपिटलिस्ट ही देखी जाती है। तो धीरे धीरे करके अब आजकल देखो वो हर बात पे यही नहीं कहते रहते हैं कि मोदी को तो अडानी अंबानी सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी को तो अडानी अंबानी, तो ये लैंग्वेज तो किसकी है? ये लैंग्वेज लेफ्ट विंग पार्टी की है, जो कैपिटलिस्ट से नफरत करते हैं। सिमिलरली जो अभी फार्मर्स मूवमेंट चल रहा है, उसमें एक नेता है उनके टिकैत, राकेश टिकैत, तो वो भी सेम लैंग्वेज बोलते हैं कि ये तो अंबानी अडानी की सरकार है, बिकॉज फार्मर्स आर द पार्ट ऑफ लेफ्ट विंग, अभी भी पढ़ा है मैंने, एंड दे हेट कैपिटलिज्म। उनको नहीं पसंद है कि मार्केट रिफॉर्म के चलते वो सारे लोग अमीर हो जाएं और पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस में वो पीछे हैं।
तो ये सब आइडियोलॉजी का खेल है, ना कोई पार्टी बुरी है ना कोई पार्टी अच्छी है। वंस यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट, तुमको देख लो कि तुम्हारी कंट्री को क्या बेटर सूट करता है। इफ यू फील कि हमारी कंट्री को राइट विंग बेटर सूट करेगा, देन वोट राइट विंग पार्टी। इफ यू फील कि हमारी कंट्री को लेफ्ट विंग पार्टी ज्यादा सूट करेगा, देन वोट अ लेफ्ट विंग पार्टी। करेक्ट, क्योंकि हर पार्टी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से ही काम करेगी। हाँ, थोड़ा करप्शन है, हॉर्स ट्रेडिंग भी चलता है, बहुत लोग अपनी पार्टी का ही आइडियोलॉजी नहीं मानते। जैसे बीएसपी देख लो, सबसे बड़ा एग्जाम्पल वही है। एसपी को देख लो, सबसे बड़ा एग्जाम्पल समाजवादी पार्टी। आइडियोलॉजी सोशलिज्म, लेकिन यादवों का पूरा सपोर्ट है कि नहीं? तो एक कुछ ऐसी पार्टीज जो अपनी आइडियोलॉजी विद द टाइम छोड़ देती हैं, वो पार्टी भी पूरे प्रोसेस में आगे जाकर के फेल ही हो जाती है। बिकॉज अभी इफ यू आर स्टिकिंग टू अ पॉइंट, आपको उसी उसमें चलना पड़ेगा। दैट हाउ वुड यू कन्विंस द अदर पर्सन कि नहीं, हमारा आइडियोलॉजी ठीक है। जैसे बीजेपी इज अ प्योर राइट विंग पार्टी, उन्होंने अपने आज तक कभी भी इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये, आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ बीजेपी फर्स्ट ऑफ ऑल, उन्होंने कभी पूरे किसी चीज में ये नहीं बोला कि नहीं हम, अगर कोई बोले राम मंदिर, तो अभी आप किसी का भी लैंग्वेज देखो तो वो बोलेंगे हाँ तो क्या गलत बात कह रहे हैं, राम मंदिर मांग रहे हैं। ऑल्दो इरेशनल है, इलॉजिकल है इन द टाइम ऑफ कोरोना और व्हाटसोएवर यू कॉल इट, बट वो क्या अपनी आइडियोलॉजी कभी छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते। उनका वो भगवा हमेशा पहना ही रहता है, हमेशा वो वही बातें करते हैं जो करते चले आए हैं। भले ही उनको कितना भी कट्टर बोला जाए, कितना भी क्रिटिसाइज किया जाए, बट दे फॉलो दैट आइडियोलॉजी एंड दे फॉलो इट रिलीजियसली। ये स्ट्रक्चर है आरएसएस का। वहीं पर कांग्रेस को देखो, ये सेंटर पार्टी है, लेकिन इन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपना आइडियोलॉजी ही छोड़ दिया सेक्युलरिज्म का। राहुल गांधी खुद चले गए मंदिर, और वो पहन के, क्या बोलते हैं उसको, वो जो जने वने पहना जाता है, और वहां पर साउथ इंडियन मंदिर में पूजा वूजा करने लगे, जो मोदी कर रहे थे। तो क्या फर्क है फिर राइट विंग में और सेंटर पार्टी में? तो यू हैव टू स्टिक टू योर आइडियोलॉजी, अदरवाइज मॉकरी हो जाती है कि तुम कॉपी कर रहे हो। करेक्ट। अब हर आइडियोलॉजी का एक टाइम होता है कंट्री में, उसी के टाइम के हिसाब से। नाउ दिस इज अ पीरियड ऑफ राइट विंग। राइट विंग केवल इंडिया में नहीं चल रही है, यूएस में डोनाल्ड ट्रम्प भी जब आए थे तो ही इज ऑल्सो राइट विंग पॉलिटिशियन, प्रो लेबर के ऑलमोस्ट एंटी लेबर, पूरा प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट, प्योर बिजनेसमैन, एंड ही वाज ऑल इनटू मेकिंग प्रॉफिट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और बोलने में कि मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। ही वाज आल्सो अ राइट विंग पॉलिटिशियन। पुतिन इज ऑल्सो राइट विंग पॉलिटिशियन। सो वर्ल्ड में ऑल ओवर आजकल जितनी भी पार्टीज आ रही हैं, दे आर पर्सनालिटी ड्रिवन राइट विंग पार्टीज, जिनमें अपने कल्चर को जो प्रोटेक्ट कर सके। चाहे जर्मनी में देख लो, किसी भी ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में राइट विंग का टाइम चल रहा है। और एट द सेम टाइम वो लोग क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर इंसान को बहुत लाइक करने लगेंगे। करेक्ट। जैसे चाइना में ये जिनपिंग है, रशिया में पुतिन है, और आई थिंक इजरायली प्रेसिडेंट है। और ये लोग क्या करते हैं, ये अपनी इमेज ऐसी बना लेते हैं कि दे फील कि नहीं, हम ही हैं जो कंट्री चला रहे हैं। इंडिया में यही इमेज मोदी ने भी बनाने का कोशिश किया, लेकिन राइट विंग पार्टीज फेल भी हो गई। फिर यूएस में इस बार जो बाइडेन आए हैं, जो कि प्रो लेबर पार्टी से हैं, समझ गए? तो ये राइट विंग लेफ्ट विंग चलता रहता है, पार्टीज का आना जाना, कौन खराब कौन अच्छी, इट्स अ यूजलेस डिबेट। अब पॉलिटिकल पार्टी पूरा स्ट्रक्चर इंडिया में समझ लिया, तो अब ये चैप्टर बहुत आसान है। पढ़ते हैं भाई कि पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, ग्रुप ऑफ डेमोक्रेटिक पीपल, या इज अ डेमोक्रेटिक लगा लो इसके पीछे। पॉलिटिकल पार्टी इज अ डेमोक्रेटिक ग्रुप ऑफ पीपल एम टू अटेन पावर इन गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शन। इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन के थ्रू ये पावर में आएंगे। पॉलिटिकल पार्टी को और अंदर से समझा जाए तो पॉलिटिकल पार्टी किसी ऑब्जेक्टिव को लेके काम करती है, और जनरली हर पार्टी का तरीका अलग हो सकता है। कोई सोचता है सोशलिज्म के थ्रू कंट्री अच्छा होगा, कोई सोचता है कैपिटलिज्म के थ्रू कंट्री अच्छा होगा। राइट विंग लेफ्ट विंग सोचते अलग अलग हैं, लेकिन सबका आइडिया एक ही है, सबका एंड रिजल्ट, दे वांट द ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड, यानी कि सारे लोगों का भलाई करना वो सोचते हैं। दूसरा है, वो चाहते हैं पॉपुलर सपोर्ट को जीतना। करेक्ट। ये तो ऑब्वियस है, पॉलिटिकल पार्टी को पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिलेगा इलेक्शन में तो वो पावर में ही नहीं आएगी। पॉलिटिकल पार्टीज को देख के हम ये समझ जाते हैं कि सोसाइटी में क्या क्या डिविजन्स चल रहे हैं, समझ गए? जब लेफ्ट विंग पार्टी हमारे सामने आती है तो हम समझ जाते हैं कि लेबर्स ये सोचते हैं। जब राइट विंग आती है तो हम सोचते हैं अरे इंडस्ट्रियलिस्ट ये सोचते हैं। जब ओवैसी की पार्टी आती है तो हम सोचते हैं अरे मुस्लिम्स ऐसा सोचते हैं।
तो पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह से बिहेव कर रही है उससे तुम अपनी सोसाइटी के डिविजन्स भी आसानी से देख सकते हो, करेक्ट। आसाम वाले आसाम गण परिषद बनाएंगे और फिर वो हमारे को चैलेंज करेंगे कि आप आसामीज के बारे में कुछ नहीं सोच रहे। सिमिलरली ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट में की लीडर है और वो हमेशा एक ही बात कहती है कि बांग्ला की रक्षा सबसे ज्यादा मैं ही कर सकती हूँ। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज की हरकतों को या उनकी आइडियोलॉजीज को देख करके सोसाइटी के डिविजन्स आसानी से देखे जा सकते हैं। इंडिया की सारी पार्टीज को गिन लो, खुद ही पता चल जाएगा कि कौन कौन से सेक्शंस इंडिया में रहते हैं। हर एक सेक्शन ने अपनी छोटी बड़ी पार्टी बना रखी है। अब पॉलिटिकल पार्टी में 3 तरह के मेंबर होते हैं, ठीक है। सबसे पहला उनका लीडर होता है। हर एक पार्टी में एक हायरार्की होता है। जो सबसे नीचे होते हैं ये छोटे छोटे बिंदु है, ये है वॉलंटियर्स। इनको पैसा वैसा नहीं मिलता, ये बस सपोर्ट कर रहे हैं। तो यू कैन ऑल्सो बिकम अ मेंबर ऑफ बीजेपी और आरएसएस जस्ट बाय ज्वाइनिंग अ गूगल फॉर्म। So this is one step. That means you are supporting their ideology. Political party को support करना without understanding their ideology is बेवकूफी, जो इलेक्टोरल बिहेवियर इंडिया में नहीं है। लोग केवल न्यूज चैनल देख करके ही पार्टीज को अच्छा या बुरा या अच्छा भाषण सुन के अच्छा या बुरा कह देते हैं। आपको उनका आइडियोलॉजी समझना चाहिए, फिर आपको समझना चाहिए कि आप उन्हें सपोर्ट करें या नहीं करें। उसी के बेसिस पर उन्हें रिजेक्ट करना चाहिए। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर है यानी फॉलोअर है तो बेसिकली आप उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं कि हाँ ये जो बात कहता है या ये जिस तरह से सोचता है वो बात मेरे को जमती है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में जो बहुत नंबर्स में होते हैं। एक्टिव मेंबर्स का मतलब है ये जो झंडा वंडा लेके चलते हैं, उनके पीछे पीछे जो चलते हैं, दे आर दी एक्टिव मेंबर्स। मतलब यू आर गिविंग सम टाइम फॉर पार्टी वर्क। पार्टी जो भी काम कर रही है पूरी कंट्री में, पार्टी के बहुत सारे फॉलोअर्स हो सकते हैं। मैं भी फॉलोअर हूँ, किस पार्टी की नहीं बताऊंगी, बट मैं फॉलोअर हूँ लेकिन घर पर बैठी हूँ, आई डोंट डू एनीथिंग, सो आई एम जस्ट अ फॉलोअर। अगर वहीं पर मैं ये सब काम धंधा छोड़ करके 8-10 घंटे करने लग जाऊं, कहीं पर सोशल कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम करूं, कहीं पे अवेयरनेस प्रोग्राम करूं, कहीं पार्टीज की मीटिंग्स में जाने लगूं, तो आई विल बी एन एक्टिव मेंबर ऑफ दैट पार्टी। समझ गए? यानी पार्टी में जो लोग काम करते हैं वो पार्टी के एक्टिव मेंबर हैं। नाउ द लीडर्स। लीडरशिप का प्रिंसिपल हर पार्टी में अलग अलग होता है। जैसे कांग्रेस की सबसे बड़ी बदनामी का रीजन यही बना कि कांग्रेस में पार्टी के अंदर कोई इलेक्शन नहीं होता है। पूरी की पूरी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है कंट्री में, लेकिन पार्टी में प्रेसिडेंट कौन बनेगा ये डिसाइड केवल एक इंसान या डिसाइड भी नहीं करना पड़ता है, ऑलरेडी पता है कि कौन बनेगा। समझ गए? ये प्रोसीजर सबसे ज्यादा गलत, ये प्रोसीजर लीडर्स का है। तो अगर कोई पार्टी डेमोक्रेटिक है तो उसके लीडर्स बनने का तरीका भी डेमोक्रेटिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पार्टी को फॉलो करते हैं कंट्री में 5 करोड़ लोग, पार्टी में एक्टिव मेंबर है 1 करोड़ लोग। अब 1 करोड़ लोग में अगर हर बार पता हो कि लीडर एक ही बनेगा तो क्या वो पार्टी को आप ये बोलोगे कि वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी है? नहीं, बिकॉज आपने किसी का सीवी नहीं देखा, किसने कितना अचीवमेंट किया, कुछ नहीं देखा, सीधे उठा के उसको चेयरमैन का या प्रेसिडेंट के पद पे बैठा दिया। तो ये चीज जो है ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है किसी पार्टी के अंदर का, अगले पेज में है, लेकिन यहाँ पढ़ लिया तो वहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। यानी पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म करने का तरीका भी यही दिखाई देता है। अगर आपको किसी पार्टी को सही करना है तो सबसे पहले पार्टी के अंदर ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। यानी पार्टी में जो लोग काम कर रहे हैं वो किस तरह से प्रमोट होंगे, कौन डिसाइड करेगा कि अगला प्रमोशन किसे मिलेगा। एक इंसान है जो उस पार्टी का एक्टिव मेंबर है, उसका कोई पॉलिटिकल करेक्शन नहीं है, उसने 30 साल पार्टी के लिए काम किया लेकिन उसको पार्टी में कोई पोजीशन नहीं मिली। एक इंसान है जो केवल एक घर में ही पैदा हुआ है लेकिन वो बचपन से ही पार्टी का प्रेसिडेंट है। तो इस तरह की पार्टी को क्या आप बोलेंगे कि एक डेमोक्रेटिक पार्टी है? नहीं। ये क्वेश्चन बीजेपी ने उठाया था कांग्रेस के लिए और ये बात लोगों को समझ में आई। और कांग्रेस की बाकी सारी बातें अच्छी होने के बावजूद इस एक पॉइंट पे कांग्रेस हारी इलेक्शन, क्योंकि इस पॉइंट को वो प्रूफ नहीं कर पाए कि हमारी लीडरशिप चेंज कभी क्यों नहीं होती, क्यों सेम लीडर हमारी पार्टी में इतने सालों से 70 सालों से क्यों एक ही फैमिली हमारी पार्टी की प्रेसिडेंट बनती आई है। ये बात का जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि इट्स अ डेमोक्रेटिक पार्टी। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि प्रेसिडेंट आपको कभी कोई अच्छा इंसान ही नहीं मिला गांधी परिवार के अलावा। तो ये पॉलिटिकल पार्टी का स्ट्रक्चर है, सबसे नीचे फॉलोअर, फिर एक्टिव मेंबर, फिर लीडर। ठीक है। वही बीजेपी 1000 कमियां होने के बावजूद वो इलेक्शन इसी प्रोसेस पर जीते, क्योंकि उनके यहाँ हर बार प्रेसिडेंट चेंज हो जाता है, हर एक स्टेट का प्रेसिडेंट चेंज हो जाता है। उस पार्टी का जो प्रेसिडेंट होता है, अभी फिलहाल बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है उसके पहले अमित शाह थे, उन्होंने कुर्सी छोड़ी कोई और बना, वो कुर्सी छोड़ेंगे कोई और बनेगा।
तो ये लीडरशिप चेंज होती रहने से भले ही आप गलत हो, भले ही गुंडे क्यों ना बैठे हो, लेकिन कम से कम प्रोसेस फॉलो करते हैं तो क्वेश्चंस नहीं उठता। अदरवाइज पॉलिटिक्स इज अ बैड फील्ड। ये कहना कि नहीं कांग्रेस गलत है बीजेपी सही है, इट इज अ रॉन्ग टेक्निक टू से। ओनली अ नाइव वुड से दिस विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनी पॉइंट। नाउ द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। अभी पॉलिटिकल पार्टीज का रिफॉर्म हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो मैंने बताया है यही पढ़ना है उसमें पीछे। इसके नोट्स देखो तुम लोग को खुद बनाने पड़ेंगे। अगर नहीं बनाओगे तो मैं भले ही, अदरवाइज मुझे लगता नहीं इसमें कुछ पढ़ाने लायक है। अगर बोलो तो किसी को ये चाहिए कि मैं ये पॉलिटिकल पार्टीज में जो मैंने अभी बोला है क्या मैं इसे लिख दूं? अगर आपको मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए तो ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ना, विनिंग पॉपुलर सपोर्ट, रिफ्लेक्ट पॉलिटिकल डिविजन्स, ये अंडरलाइन ही लिख लो मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज में। लिखना है तो आई कैन गिव यू 2 मिनट्स। मैम इधर पार्टीजनशिप क्या होता क्या क्या होता है? है? मैम सेकंड लास्ट लाइन में मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज में पार्टीजनशिप क्या होता पार्टनरशिप। इसका मतलब ये है कि जो पार्टीज हैं वो सोसाइटी के बहुत सारे सेक्शंस की पार्टनरशिप का रिजल्ट है। है? ओके तो मेंबरशिप। यस। तो मैंने ये साथ साथ में आप जैसे एक्सप्लेन करके साथ साथ में लिख लिए मैं। देखो अच्छा ये जो थर्ड पॉइंट है ना, पॉलिटिकल पार्टीज रिफ्लेक्ट, नहीं पॉलिटिकल पार्टीज आर पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड इन्वॉल्व पार्टीशनशिप। पार्टीशनशिप आप नेगेटिव सेंस में भी देख सकते हो। अगर नेगेटिव सेंस में पार्टीशनशिप देखोगे तो वो हो जाएगा बायस्ड होना किसी के लिए, समझ गए? तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो बायस्ड भी हैं, जैसे कि बताओ। बीजेपी टू हिंदू। बीजेपी टू हिंदू बायस्ड है बिल्कुल, ठीक है। राइट विंग है, प्रोसीजर डेमोक्रेटिक भी है, लेकिन पार्टीशनशिप है, बायसनेस है उनके अंदर, दे आर बायस्ड और एटलीस्ट दे आर सेड टू बी बायस्ड। बाकी लोग क्लेम करते हैं कि वो बायस्ड है, ठीक है। तो पार्टीशनशिप का मतलब ये है कि पार्टी सोसाइटी के एक पार्ट को रिफ्लेक्ट करती है और एट द सेम टाइम दूसरों से अलग है, उनमें वो एक दूसरे सेक्शन से अलग है। अगर वो दूसरे सेक्शन के साथ मिलके रहते हैं तो वो पार्टनरशिप पे कन्वर्ट हो जाएगी। अगर वो सिग्रीगेट होके रहते हैं तो ये बोल रहे हैं इन्वॉल्व पार्टीशनशिप का मतलब इनका केवल इतना सा है कि ये बताना चाहते हैं कि इसमें एक एलिमेंट ऑफ सेग्रीगेशन भी है, कि अलग थलग करते हैं पार्टी वाले, समझ गए? ये कहने का मतलब है कि हम अच्छे तुम बुरे वैसा वाला। तो पार्टी सोसाइटी का एक पार्ट होते हैं जो दूसरों से अपने आप को हल्का अलग समझते हैं, कि हम अलग हैं आपसे। इस तरह की आइडियोलॉजी को भी पार्टीज डिनोट करती हैं। लिख लो भाई, 2 मिनट का टाइम है, फटाफट पार्टीज का क्या। मैं तो कहूंगी ऐसे ही लिख लो कि पार्टी, ये वाला लाइन बस लिख लो, पॉलिटिकल पार्टीज आर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टू पावर थ्रू गवर्नमेंट इलेक्शंस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ऐसे बना लो कि व्हाट डू दे वांट, दे प्रमोट कलेक्टिव गुड, ट्राई टू विन पॉपुलर सपोर्ट, दे रिफ्लेक्ट पॉलिटिकल डिवीजन एंड दे इन्वॉल्व इन पार्टीशनशिप। तो ये 4 पॉइंट ऐसे कैसे लिख लो। ये मेंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को याद रहेगा कि पार्टीज में क्या होता है, फॉलोअर्स, एक्टिव मेंबर्स और लीडर्स, ठीक है। जब हो जाए तो बता देना। हो गया। ओके अब फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हम पढ़ेंगे। फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत ज्यादा लिखे हुए हैं, लेकिन ये चीजें हम लोग को ऑलरेडी पहले ही पता है। पहला सबसे पहला काम जो पार्टी करती है वो अपना इलेक्शन या मैनिफेस्टो वोटर्स के सामने रखती है। ये काम करती है कि नहीं? गवर्नमेंट का फंक्शन नहीं पूछ रहे हैं, इसलिए कोई गवर्नमेंट का फंक्शन नहीं लिख देगा इसमें। गवर्नमेंट का काम होता है कंट्री चलाना। पॉलिटिकल पार्टीज दे डोंट रन कंट्री। आप ये लिख सकते हो कि पॉलिटिकल पार्टीज वंस दे फॉर्म गवर्नमेंट रन द कंट्री एंड मेक लॉज। समझ गए? ये जो लाइन यहाँ लिखी हुई, पार्टी प्ले डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉ ऑफ द कंट्री, ये लाइन अलग कॉन्टेक्स्ट में लिखी हुई है, मैं बताती हूँ। तो पार्टी का पहला काम है दे प्रेजेंट देयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इन फ्रंट ऑफ वोटर्स। पहला लाइन,
दे प्रेजेंट व्हाट दे प्रेजेंट देयर पॉलिसीज, कि वो क्या करेंगे वो इलेक्शन। तो ये काम है पॉलिटिकल पार्टी का। पॉलिटिकल पार्टी का पहला काम है एक इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाना, वोटर्स के सामने अपनी पॉलिसीज और अपने प्रोग्राम को प्रेजेंट करना, ठीक है। सेकंड काम है पार्टीज का, जो कि फर्स्ट काम है, दे कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, ये अगला काम है, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी में फर्स्ट पॉइंट है पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस। आगे और ऐड करना है तो ऐड कर लो कि टॉप लीडर्स चूज द कैंडिडेट हु विल कंटेस्ट इलेक्शंस। फर्स्ट फंक्शन है पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस, टॉप लीडर्स इन इंडिया चूज हु विल कंटेस्ट इलेक्शंस। सेकेंड पॉइंट है दे प्रेजेंट देयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इन फ्रंट ऑफ वोटर्स। हम ये वो वाला पॉइंट है ना, ये जो पॉलिसीज वाला है कि क्रिएट मैनिफेस्टोज एंड देन प्रेजेंट देम। ये थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हो? जो आपने भी कहा डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज वाला। हाँ, ये मैंने जनरल बोला कि हर एक पार्टी का एक एजेंडा होता है। आम आदमी पार्टी ने अपना एजेंडा रखा दिल्ली वालों के सामने, उनको जम गया तो अगले इलेक्शन में उन्होंने जिता दिया, सिंपल है ना। तो पार्टी क्या करेगी, वो अपना पॉलिसी या प्रोग्राम जो भी वो करेगी लोगों के लिए, दे विल प्रेजेंट इट बिफोर द इलेक्शन और इन बिटवीन। लोगों को लगेगा फिर वो इलेक्शन लड़ने जाएगी। तो दो पार्ट है, क्या करती है सबसे पहले पार्टी अपने आइडियाज अपनी पॉलिसीज को प्रेजेंट करती है लोगों के सामने, फिर वो इलेक्शन लड़ने जाती है। तो दोनों ही काम मैंने बताए हैं। फर्स्ट है दे प्रेजेंट देयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इन फ्रंट ऑफ वोटर्स, सेकंड है दे कंटेस्ट इलेक्शंस। आगे ये है कि टॉप लीडर चूज द कैंडिडेट, क्योंकि कोई प्रोसीजर नहीं है, डेमोक्रेटिक कोई प्रोसीजर नहीं है, हर पार्टी में यही हो रहा है। बीजेपी में भी सेम चीज है, कांग्रेस में भी सेम चीज है कि जो भी टॉप पे बैठा होता है वो डिसाइड करता है कि कौन किस सीट से इलेक्शन लड़ेगा। तो टॉप लीडर्स डिसाइड विच कैंडिडेट विल कंटेस्ट इलेक्शन या विल फाइट इलेक्शन। आगे थर्ड पॉइंट एक इन्फ्लुएंशियल पर्सपेक्टिव। करेक्ट करेक्ट। अब पार्टी सिंस एक विचारधारा को डिनोट कर रही है, तो कंट्री में रूलिंग गवर्नमेंट अगर कोई लॉ लेके आई और पार्टी को लगा कि ये हमको नहीं जमता, ये गलत लॉ बनाया है, देन दे विल अपोज इट and they will play a role of opposition। थर्ड पॉइंट उस रेफरेंस में लिखा है। सो पार्टी क्या करते हैं, दे इन्फ्लुएंस लॉ मेकिंग। ये अलग तरीके से लिखो इस पॉइंट को, पार्टीज इन्फ्लुएंस लॉ मेकिंग इन कंट्री बाय एक्टिंग एज अ प्रेशर ग्रुप। पार्टी इन्फ्लुएंस लॉ मेकिंग इन कंट्री बाय एक्टिंग एज इन्फ्लुएंस या प्रेशर ग्रुप। तो फॉर एग्जाम्पल बीजेपी ने सीईए कुछ या फार्मर्स का लिए लॉ बनाया, वो नहीं जमा, भी इनको ये क्या है, किसान यूनियन को लग गए पीछे पीछे, किसान यूनियन भी एक पार्टी है, लग गए वो पीछे पीछे और वो इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं डिसीजन को, समझ गए। तो पॉलिटिकल पार्टी व्हाट दे इन्फ्लुएंस लॉ मेकिंग इन अ कंट्री बाय प्लेइंग अ रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। अगर ये पार्लियामेंट के बाहर बैठे हैं तो ये प्रेशर ग्रुप बना लेंगे, सड़कों पर धरना करेंगे और लॉस को नहीं बनने देंगे। अगर ये पार्लियामेंट के अंदर ही बैठे हैं, फॉर एग्जांपल कांग्रेस के लोग अभी यूनियन में पार्टिसिपेट भले ही ना करे, बट वो खुद बैठे हैं पार्लियामेंट में, समझ गए, तो वो वोट नहीं करेंगे उस लॉ के लिए। अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस दोनों ही कर रहे हैं। पार्लियामेंट में तो लिमिटेड 550 लोग ही जाएंगे, करेक्ट, 543, उसमें से कुछ होंगे रूलिंग गवर्नमेंट के, कुछ होंगे बाकी पार्टीज के। तो बाकी पार्टीज के लोग भी तो यही किसी पार्टी को बिलोंग कर रहे हैं, तो इफ दे आर इन पार्लियामेंट दे विल नॉट वोट फॉर इट। जैसे कांग्रेस ने नहीं, उन्होंने उस बिल को अपोज किया था, ये फार्मर वाला जो बिल है उसको उन्होंने अपोज किया था, लेकिन और किसान यूनियन अंदर नहीं था, लेकिन किसान यूनियन अब उसको सड़कों पर धरना धर रहा है। तो दे विल बिहेव ईदर एज अ ऑपोजिशन पार्टी और एज अ प्रेशर ग्रुप, और ये इन्फ्लुएंस करते हैं, ये कहते हैं हमारे हिसाब से चेंज करो, जो भी लॉ रूलिंग गवर्नमेंट ने बनाया है उसको चैलेंज करते हैं, हम नहीं बनने देंगे। तो पार्टी इन्फ्लुएंस लॉ मेकिंग इन कंट्री, दे बिहेव एज प्रेशर ग्रुप, आगे और ऐड कर लो, और एज ऑपोजिशन पार्टी बाय प्लेइंग अ रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप और ऑपोजिशन पार्टी। ये जो लास्ट लाइन है इसका कोई मतलब नहीं है, लिख लिया पूरा, बाय बिहेविंग एज अ प्रेशर ग्रुप और एज अ ऑपोजिशन पार्टी।
अगला है पार्टीज फॉर्म गवर्नमेंट्स। पूरा लिखो, पार्टीज हु गेट मेजॉरिटी form and run governments. Parties who get majority forms and run governments. Run government. Parties who get majority form and run government. अगला पॉइंट है parties who do not get majority make opposition. सारी चीज आपको ऑलरेडी पता है, करेक्ट। एक पार्टी वो है जो इलेक्शन लड़ेगी, अपने पॉलिसीज और आइडियाज को, पॉइंट नंबर 2 है, लोगों के सामने रिप्रेजेंट करेगी। थर्ड ये है कि वो लॉ मेकिंग को इन्फ्लुएंस करेगी, या तो प्रेशर ग्रुप की तरह बिहेव करेगी या ऑपोजिशन में बैठ करके जो उसको लॉ ठीक नहीं लगेगा उसको वो अपोज करेगी। चौथा है कि पार्टी अगर मेजोरिटी में आ जाएगी तो वो सरकार बनाएगी, अगर मेजोरिटी में नहीं आएगी तो ऑपोजिशन बनाएगी। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। हम्म, मैम हम लोग ओपोजिशन के साथ मैम वहाँ पे कोalition भी लिख सकते हैं? ना ना, कोलिजन का मतलब होता है सरकार बन गई बेटा। कोलिजन Okay. गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट जो रन कर रही है कंट्री को, बस वो एक सिंगल पार्टी नहीं, दो तीन लोग, दो तीन पार्टी मिलके कर रहे हैं, वो है कोलिजन गवर्नमेंट। पार्टीज दैट डज नॉट गेट मेजोरिटी मेक ऑपोजिशन। ठीक है, आगे लिख लो, दे चेक, दे कीप एन आई ऑन रूलिंग पार्टी, या दे कीप अ चेक ऑन रूलिंग पार्टी, कि रूलिंग पार्टी ढंग से काम कर रही है या नहीं। सो दे कीप अ चेक ऑन रूलिंग पार्टी। फिर लिख लो, पार्टी प्रोवाइड्स access of government machinery, या party provides access of welfare scheme to the people. Party provide access, party provides access of welfare scheme to the people. फिर है पार्टी रेज एंड हाईलाइट द मेजर इश्यूज ऑफ द कंट्री। अगर कंट्री में कोई बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, कहीं पर मॉब लिंचिंग हुई है, कहीं पर किसी को जलाया गया है, रेप के इंसिडेंट है, मर्डर के इंसिडेंट है, तो दे हाईलाइट दोज इश्यूज ताकि गवर्नमेंट की नजर में आ जाए, धरना वरना धरने लगते हैं उसको लेके। सो पार्टी रेज एंड हाईलाइट द इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। Party raise and highlight issue of importance to public. हो गया? अरे हो गया? यस यस मैम। यस मैम। ओके, अब देखो बहुत सिंपल सी बात है। पहले तो हम पढ़ लेते हैं नीड, फिर पढ़ लेते हैं चैलेंजेस। नीड पढ़ लेते हैं, क्या पता फिर आज ना हो पाए। नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, हमें जरूरत क्या है पॉलिटिकल पार्टीज की? बताओ बताओ, सोच के देखो। मैम बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज रन द गवर्नमेंट फॉर अस। नहीं, हमें पॉलिटिकल पार्टीज की क्या जरूरत है? मैम दो to give a multiple choices of for the people to select a party that can rule them. Very good, because if more parties will exist, people get more choices. एक ने नहीं ढंग का काम किया दूसरे से करवा लेंगे, दूसरे ने नहीं किया तीसरे से करवा लेंगे। हम जो एक पर्टिकुलर पर्सन की जो आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी फॉलो करने वाली पार्टी को ढूंढने के लिए एक वैरायटी ऑफ चॉइसेस की जरूरत होती है।
हाँ, यू कैन से दैट, बट दैट वुड बी टू कॉम्प्लेक्स टू से, बट बिकॉज पार्टी किसी पर्सनल आइडियोलॉजी पे नहीं चलती है, आप फॉलोअर बन सकते हैं, बट मेजोरिटी लोग जिस पार्टी को सपोर्ट करेंगे वो जीतेगी। तो इन अ वे पब्लिक ओपिनियन ही मैटर करता है एंड में कि कौन ज्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं, करेक्ट। तो मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि ज्यादा पार्टीज इसीलिए चाहिए क्योंकि ज्यादा चॉइसेस होंगी तभी तो लोग चूज कर पाएंगे, है कि नहीं। तुम्हारी बात एकदम सही है, बट इसको इस तरह से ही लिखो कि पॉलिटिकल पार्टीज गिव बेटर रिप्रेजेंटेशन। क्या करते हैं वो रिप्रेजेंटेशन का बेटर हमको मौका देते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टी डिसअपियर हो गई तो क्या होगा, हर एक, अगर पहला एक तो ये है कि पॉलिटिकल, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर हम ये डिस्कस करें कि पॉलिटिकल पार्टी हो ही ना, इन्होंने पहला यही डिस्कस किया है, तो अगर पहला हो ही ना तो क्या होगा, हर एक इंसान किसी पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ेगा, हर एक इंसान इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेगा। जब आप किसी पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ते तो ऐसा कहा जाता है कि आप इंडिपेंडेंट लड़े हैं। कैसे लड़े हैं, इंडिपेंडेंट, बिना किसी पार्टी के। तो हर साल ऐसे कुछ होते हैं एमपीज एमएलए जो इंडिपेंडेंट लड़ते हैं, किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते। अगर कोई पार्टी को नहीं मिलेंगे तो हर एक की आइडियोलॉजी भी अलग अलग होगी, करेक्ट, क्योंकि कोई ग्रुप ऑफ पीपल है ही नहीं जो सेम आइडियोलॉजी को डिनोट करता हो। 500 लोग जाएंगे, 500 लोग अलग ही चीजें सोचते हैं, तो क्या कोई वो मेजर पॉलिसी चेंज ला पाएंगे? नो मैम। नहीं। हम उनके पास फंडिंग या रिसोर्सेज ही नहीं होंगे करने के लिए कि वो प्रॉमिस कर दे कि हम ऐसा कर देंगे। रिसोर्स से भी ज्यादा विजन ही नहीं होगा। अगर एक पार्टी के 300 लोग जीते हैं तो 300 लोग की सेम ट्रेनिंग हुई है, सेम आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, तो वो पॉलिसी चेंज अच्छा लाएंगे, या 500 अलग अलग जगह से रैंडम किसी इंसान को चूज करके ले आओ? तो ऐसे लोग क्या कभी एग्रीमेंट कर पाएंगे आपस में, सरकार बन भी जाए तो नहीं। पहली बात तो सरकार बनने नहीं देंगे, एक दूसरे को सपोर्ट ही नहीं करेंगे। सपोर्ट चाहिए होता है ना, 300 के ऑलमोस्ट 275 ऊपर का सपोर्ट चाहिए होता, तब सरकार बनती है। तो सरकार बनाने के ही लाले पड़ेंगे, किसकी बनेगी? तो हर एक कोई भी इंसान जो भी उसने वादा अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किया होगा लोगों को, वो कभी फुलफिल ही नहीं होगा। और बहुत सारे कोई पॉलिसी चेंज भी नहीं होगी, कोई लॉ भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये सारे लोग अलग अलग पार्टीज को बिलोंग करते हैं, एक दूसरे के आइडियाज को फेवर नहीं करेंगे, उन्हें वोट भी नहीं करेंगे, और बिना कोई लोकसभा में राज्यसभा में कोई काम ही नहीं होगा। समझ गए? दूसरा है, अगर गवर्नमेंट बन भी गई तो इसकी यूटिलिटी बिल्कुल पता नहीं है कि अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि लोग एक दूसरे की आइडियोलॉजी को नहीं समझते, लोग एक दूसरे का विजन नहीं समझते। अगर वो मोदी जी बोलेंगे कि नहीं पहले 5 करोड़ टॉयलेट बनना चाहिए, कोई कहेगा टॉयलेट क्यों बनाना है, पहले हमें स्कूल बनाने चाहिए, तो डिबेट ही चलता रहेगा। तो उसका यूटिलिटी भी डिसाइडेड नहीं है उस कंट्री का। ये आपको खुद लिख के लाना है, आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड, बहुत इजी है ये टॉपिक। अगला है, अगर इंसान इंडिपेंडेंट लड़ेगा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझने वाली बात यह है कि अभी तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो हम कह देते बीजेपी है ही खराब या कांग्रेस है ही खराब। अगर कोई इंडिपेंडेंट लड़ेगा तो क्या होगा? हम पता नहीं पूरा देश ही उस इंसान के ऊपर टूट पड़ेगा कि तुम हर चीज गलत कर रहे हो। और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर मैं केवल नोएडा से ही लड़ी हूँ और मैं किसी पार्टी की मेंबर भी नहीं हूं, तो क्या मैं कंट्री के बारे में सोचूंगी या ये सोचूंगी कि अगली बार तो मुझे नोएडा से जीतना, केवल नोएडा पे ही फोकस करूं? तो हर एक इंसान उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में सोचेगा जहां से वो जीत कर आया है, क्योंकि किसी पार्टी का मेंबर नहीं, उसके ऊपर कोई दबाव ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बीजेपी का मेंबर नोएडा से गया, बीजेपी वाले वहां डंडा बरसा रहे सर के ऊपर कि ढंग से काम करो, ढंग से काम करो वरना पार्टी से निकाल देंगे। समझ गए? तो वो पूरी पार्टी के लिए काम करेगा तो कंट्री के लिए काम करेगा। यहाँ उसको पता है कि वो इंडिपेंडेंट लड़ा है तो नोएडा के बारे में सोचेगा, सड़कें वड़के बनवा दी, अपना बैठे पार्लियामेंट में, बन रहा है लॉ, बने नहीं बन रहा है ना बने, फार्मर जाए भाड़ में, जो जो जहां जाना है जाने दो, मेरे को तो बस नोएडा से मतलब है। तो ऐसे लोगों का सोच भी एकदम नैरो होता है, सेट हो जाता है एक जगह पर, वो ग्रेटर गुड या बड़ा पब्लिक व्यू नहीं ले सकते। तो अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ऐसी सिचुएशन जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी, वहां 3 चीजें होंगी। पहली बात, पार्टी फॉर्म होने में ही गवर्नमेंट दिक्कत है, अगर बन गई तो ऐसी गवर्नमेंट कैसे बिहेव करेगी ये सर्टेन नहीं है, बहुत चैलेंजेस आएंगे। और तीसरा है, जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो केवल अपने बारे में सोचेंगे, कंट्री के बारे में नहीं सोचेंगे। तो फिर कंट्री के बारे में कौन सोचेगा? क्योंकि पार्लियामेंट में आपने ऐसे लोगों को बैठा दिया गया है जो जो कोई ग्रुप नहीं है। किसी भी चीज के लिए आप किसी पार्टी को ब्लेम नहीं कर सकते, वो एक इंसान होगा। समझ गए?
अब अगर दूसरा है कि अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, ढेर सारी नहीं है, तो डेमोक्रेसी को खतरा है कि नहीं? वही पॉलिटिकल पार्टी अच्छा करे या बुरा करे, उसके पास कोई ऑपोजिशन नहीं होगा, वो शायद इसमें लिखा नहीं है, बट अगर उसके पास कोई ऑपोजिशन ही नहीं होगा तो वो पार्टी टिरेनिकल हो जाएगी, डिक्टेटरशिप की तरह बिहेव करने लगेगी। जो चीज अभी प्रेजेंटली बीजेपी कर रही है, हर जगह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर रहे हैं, तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम देयर विल बी नो ऑपोजिशन। तो अगर कल को या आज ही वो कोई गलत काम कर रहे हैं तो उनको उनके खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई बचा ही नहीं, क्योंकि जितनी भी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज थी वो सब खत्म हो चुकी हैं। करेक्ट? तो ये भी एक बहुत बुरी सिचुएशन है जहां पर मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, क्योंकि अगर मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज होंगी तो वो क्या देंगी? वो आपको चॉइस देंगी, और इससे चेक्स एंड बैलेंसेस भी मेंटेन रहता है। हर वो इंसान जो पार्टी में है वो डरेगा कि अगर हमने ढंग से काम नहीं किया तो अगले इलेक्शंस में हमें नहीं जिताएंगे, किसी और पार्टी को जिता देंगे। करेक्ट? तो उनको डर रहेगा तो वो ढंग से काम करेंगे, अगर ऑपोजिशन ही नहीं रहेगा तो उनको डर भी नहीं रहेगा। जैसे कि चाइना, जिनपिंग ने अब जब तक वो रहेंगे मतलब इनफाइनाइट टाइम के लिए अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया है, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इज दी ओनली मेजर पार्टी देयर, उनको कहीं से कोई ऑपोजिशन भी नहीं है, वही डिसाइड करती है कौन सा मेंबर इलेक्शन लड़ेगा, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया है। तो ये सारी प्रॉब्लम आने लगती है जब एक ही पार्टी लंबे टाइम तक रहती है। तो ये कहना कि यही पार्टी 30 साल चले इज ऑल्सो अ वेरी वेरी डेंजरस आइडिया, क्योंकि सेम आइडिया कांग्रेस के साथ में भी था। कांग्रेस नेवर थॉट कि कोई हमें रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि इतना पावर, इतना पैसा, इतना पढ़ा लिखा एक्सपोजर किसी के पास नहीं था। पूरी कंट्री लिटरेट थी, केवल कांग्रेस के ही मेंबर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। 70 साल उन्होंने राज किया, कंट्री का कबाड़ा किया। क्यों? क्योंकि उनको डर नहीं था। दे ऑलवेज न्यू कि हमें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। सेम चीज अभी वही चीज बीजेपी के साथ में नहीं होनी चाहिए, दैट दे ऑल्सो थिंक कि हमें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर कंपटीशन ही नहीं होगा तो परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगी। तो अगला पॉइंट ये है कि मल्टीपल पार्टीज इसीलिए भी जरूरी है बिकॉज दे गिव वोटर अ चॉइस। एक और अच्छी चीज होती है इनमें, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग आइडियोलॉजीज को लेके आती हैं। तो ढेर सारी पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब है कि हम लोगों का ज्यादा आइडियोलॉजीज से काउंटर होना, उतनी बातें पता चलेंगी जितनी हर एक पॉलिटिकल पार्टी एक अलग मुद्दा उठाएगी, वो मुद्दा सबके सामने आएगा, लोगों को ज्यादा चीजों के बारे में पता चलेगा, हम डिफरेंट एंगल से सोच पाएंगे। करेक्ट? वरना हम उसी एक एंगल से सोचते रहेंगे जिस एंगल से हम मेजर पार्टी हमारी सोचती है, हम कभी किसी ऑल्टरनेट चीज के बारे में सोचेंगे ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर नॉर्मल पार्टी गन्ने से चीनी बनाती है तो हमेशा चीनी ही बनाते रहेंगे, कभी सोचेंगे ही नहीं कि इससे बायोडीजल भी बन सकता है। करेक्ट? तो जितनी पार्टीज आएंगी उतना ज्यादा डिफरेंट व्यूज लेके आएंगी, और वो डिफरेंट व्यूज अच्छे होंगे, कभी बुरे भी होंगे, बट हमें डिफरेंट व्यूज मिलेंगे वेरियस इश्यूज पर जो कि अच्छे होंगे। ये तो उतना नहीं है। ठीक है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज क्यों जरूरी है ये तो बता दिया। फिर पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है? ये गवर्नमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, पॉलिसीज बनाती है, उनके फंक्शंस हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं, उनको जस्टिफाई करेंगे या अपोज करेंगे, ये वही चीज लिखी है जो ऊपर लिखी हुई है कि क्या होता है पॉलिटिकल पार्टीज का फंक्शन। अभी हमने पढ़ा है नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें यह है कि अगर पहला सिचुएशन कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है तो उस केस में हर एक कैंडिडेट इंडिपेंडेंट हो जाएगा, कोई कलेक्टिव आइडिया नहीं होगा किसी के पास, कोई मेजर पॉलिसी चेंज नहीं आ पाएगा कंट्री में, अगर गवर्नमेंट बन गई तो वो किस तरह से काम करेगी पता नहीं होगा, और जो भी चुन करके आया है वो केवल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी या अपनी चीजों के बारे में सोचेगा, कंट्री के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि वो किसी पार्टी का मेंबर नहीं है, वो केवल एक एरिया से आया है। फिर पॉलिटिकल पार्टीज अगर मल्टीपल चॉइस नहीं हुई तो क्या होगा? तो हमें डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट व्यूज नहीं मिलेंगे। ऐसे में अगर लैक ऑफ ऑपोजिशन होगा तो वो पार्टी डिक्टेटर बन सकती है, टिरेनिकल जा सकती है। ठीक है? और आई थिंक ये 2 पॉइंट है इसमें। ठीक है, ये आपको घर से करके लाना है। नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज 7 पॉइंट टोटल डिस्कस किए हैं, 3 ऊपर वाले में नहीं, 5 पॉइंट टोटल डिस्कस किए हैं, 3 ऊपर वाले में 2 नीचे वाले में। ठीक है, आगे फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में रिवीजन ही कर लेते हैं, बचा हुआ पॉलिटिकल पार्टीज फिर उसके बाद कर लेंगे। ठीक है? ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में वी विल डू रिवीजन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। प्लीज रीड दैट एंड कम।